पे 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। और आज दिन भर के पूरे एक्शन के बाद अब इस शो में हम आपको बताएंगे कि अब कल किस तरह से आप तैयारी करें, बाजार के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही दिन भर का एक क्विक रिकैप भी अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके सवाल पूछना है तो तरीका बेहद ही आसान है। लगातार सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप करिए अपना सवाल, और साथ ही इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करिए। आप हमें हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पर है, और वहां पर अपने सवाल भेजिए। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट यहां पर देंगे और बाजार से जुड़ी हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये ट्विटर और फेसबुक पर भी आपकी स्क्रीन पर सवाल पूछने का तरीका हैशटैग KKT स्पेस अपना सवाल भेजिए। और कोशिश हमारी यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को शामिल करने की। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल घोष इस वक्त मौजूद हैं और आस्था जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आपसे आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले एक क्विक चेक ले लेते हैं बाजार का। और आज हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स वापस से देखने को मिले। 19,800 के ऊपर निफ्टी पहुंचा, और उसके बाद सेंसेक्स ने भी पहली बार 67,000 का जो लेवल था वो भी पार किया। वहां पर भी 400 अंकों की तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से हमने मुनाफा वसूली देखी। हालांकि क्लोजिंग हरे निशान में हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद बाजार बंद हुआ। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज तेजी थी IT स्टॉक्स में। इन्फोसिस, HCL टेक, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी थी। इसके बाद एशियन पेंट्स और रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी जोरदार एक्शन आज देखने को मिला। कमजोर साइड पर आज LTI माइंट्री, यहाँ पर नतीजे भी कमजोर थे, जिसका कि असर हमने स्टॉक पर देखा। उसके बाद HDFC लाइफ, ब्रिटानिया, SBI और टाइटन जैसे स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। मार्केट ब्रेड भी सुबह तो काफी पॉजिटिव था, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो स्टॉक्स ऐसे थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। तो मार्केट ब्रेड भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव साइड पर होता हुआ दिखाई दिया। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज मजबूती में थे IT स्टॉक्स। इसके बाद पावर एनर्जी शेयरों में काफी अच्छा जोश था। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंक, मेटल और रियल्टी स्टॉक्स बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन की बात करें तो पॉलीकैब में शानदार तेजी देखने को मिली नतीजों के बाद। और औरोबिंदो फार्मा, BHEL, फेडरल बैंक ने जो IPO की घोषणा की, उसके बाद वहां पर भी हमने 2% की तेजी देखी। पतंजलि फूड्स भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं जी एंटरटेनमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा एलेक्सी, टाटा टेली और आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक्स आज नतीजा और खबरों के चलते यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली। तो ये था ओवरऑल सेटअप बाजार का। और आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी थी बाजार पर। तो इसमें किस तरह से ट्रेड ले और अब आगे के लिए रणनीति क्या अपनानी चाहिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। रिकॉर्ड लेवल्स बनाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, और बैंक निफ्टी ने तो क्लोजिंग यहाँ पर जो फाइनल क्लोजिंग निकल कर आई, लाल निशान में बैंक निफ्टी आ चुका है। क्या करना चाहिए? अब इन लेवल्स पे थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए ट्रेडर्स को। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों को देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक्चुअली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहेगा अभी गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट एक हफ्ते 10 दिन का अगर आप दशा देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है। आएगा कि नहीं वो तो सेकेंडरी है, बट जरूरी है, क्योंकि कोई भी हेल्थी अप ट्रेंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो अप ट्रेंड इंटैक्ट कहलाता है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में बाई का लेवल है 45,100 और 45,000 के बीच, जो 1% से भी कम है। सो 45,000 और 45,100 के बीच में बैंक निफ्टी का बाई लेवल आएगा। जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहेगा गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट एक हफ्ते 10 दिन के टाइम फ्रेम तक। निफ्टी की अगर आप बात करें तो 19,500 के आसपास हमें फिर से बाय करना चाहिए। निफ्टी का जो बेस है वो 19,000 पे था। हाईएस्ट पुट राइटर्स पहले 19,000 पे था, अभी हाईएस्ट पुट राइटर्स 19,000 पे होने के बावजूद निफ्टी का जो बेस है वो शिफ्ट किया है 19,200 पे। तो 19,500 के आसपास निफ्टी पे बाय लेवल है, और 45,000 और 45,100 के बीच बैंक निफ्टी का बाय लेवल है। बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है।
बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी बना के चलिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आना ज़रूरी है, जिससे कि एंट्री लेने के सही मौके यहाँ पर बन सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे अच्छा है। धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो ही रहा है, और इस बीच पहला सवाल हमें आया है मध्य प्रदेश से शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। बायोकॉन पर सवाल इन्होंने पूछा हुआ है। बायोकॉन के 200 शेयर्स लिए हुए हैं 247 के भाव पर, 247 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और हल्के मुनाफे में है बायोकॉन। आज हम देखें, आज तो खैर ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स ही चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स ही चल रहे थे, और बायोकॉन में भी हमने तेजी देखी करीब 0.5% की। आस्था, आपसे समझना चाहेंगे बायोकॉन पर क्या सजेस्ट करेंगी, इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेके निकल जाएं? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, सबसे पहले बायोकॉन की बात करें तो मैं पार्शियली मुनाफ़ा वसूल करने की बात करूँगी और पार्शियली अपनी पोज़ीशन को कंटिन्यू करें। मैं पार्शियली क्यों यहाँ पे पोज़ीशन कंटिन्यू करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से विचारेस का जो एक्विज़िशन बायोकॉन ने किया था, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होएगा कंपनी के लिए, तो वो एक पॉज़िटिव लगता है। लेकिन अभी पार्शियली मैंने प्रॉफ़िट बुक करने की बात इसलिए बोली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हाई इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बर्डन है, वो लगातार बैंक के फाइनेंशियल्स को, माफ़ कीजिए, लगातार बायोकॉन के फाइनेंशियल्स को यहाँ पे अफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसकी वज़ह से हो सकता है कि जो अभी रिज़ल्ट्स आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो एक मिला-जुला सा व्यू है, इसीलिए मैं पार्शियली एग्ज़िट करने की बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये मुनाफ़े में है और पार्शियली अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें। अब जो पोज़ीशन को होल्ड किया है उसमें टारगेट क्या रखना है? उसमें 275 से 280 का अभी तो इमीडिएट टारगेट रखा जा सकता है। ओके, तो ये है व्यू बायोकॉन पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और नागपुर से हमें मनीष नागपाल जी ने सवाल भेजा है, और इनका सवाल है पीवीआर पर। 100 शेयर्स लिए उन्होंने और 1440 के भाव पर लिया हुआ है। आस्था, ये सवाल भी आपसे ही होगा, पीवीआर के फंडामेंटल्स इस वक्त आपको कैसे नजर आ रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि काफी सारी बड़ी रिलीजेस जो हैं, लाइनअप हैं, और उसका इम्पैक्ट भी हमने कुछ दिन पहले पीवीआर के स्टॉक में देखा। इन्होंने भी थोड़े ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली है। अभी मौजूदा स्तर पर क्या करें? जो हल्का स्टॉक नीचे आया है उसमें क्या करने की राय देंगे? अभी भी बने रहें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को एंट्री करनी हो तो पीवीआर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पीवीआर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि कंटेंट पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कंपनी की है। तो वो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मेन जो इस तरह की कंपनियाँ रहती हैं उनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है, और अभी एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा-सा और रुक जाए। तकरीबन मुझे लगता है 1380, 13 साढ़े 1300 के लेवल्स पे बढ़िया एंट्री बनती है, 1380 टू बी वेरी प्रिसाइज़। तो वहाँ पे नई एंट्री करें। पॉसिबल टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो इनिशियली तो 1550 से 1600 के रहेंगे। ठीक है, तो पीवीआर में ये राय आपको। हेमंत अग्रवाल जी का सवाल है जुबिलेंट फूड पर, और इनके पास 400 शेयर्स हैं, 507 के भाव पर इन्होंने ये लिया हुआ था। यहाँ पर क्या करें? अगर हम जुबिलेंट फूड के आज के परफॉर्मेंस को हम देखें तो हम देख रहे थे आज क्यूएसआर स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली भी थी, और इनकी भी जो खरीदारी है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर दिखाई दे रही है। 500 के पास इन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली है, और वहाँ से भी स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार टूट ही रहा है। राहुल, क्या सजेस्ट करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स पर? आप, ये जो वीकनेस आ रही है, इनको भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कुछ स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, तो पहले तो 560 पे जहाँ पे ये एंट्री किए हैं, वो एक्चुअली एक सप्लाई लेवल था जो थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट है। बट अच्छी बात ये है कि जो अभी लेवल आ रहा है ना 460, 465, अभी 470 चल रहा है स्टॉक, वो ओवरसोल्ड एरिया है स्टॉक के लिए। तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हालाँकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अभी चार्ट्स पे ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं दिखा रहा है कि अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो मैं यही सलाह दूँगा दर्शक को कि 507 जो उनका एंट्री प्राइस है, जो आ जाएगा एटलीस्ट 590 पे तो चार्ट्स पे अभी दिख रहा है। जब आस-पास उनको ब्रेक इवन का प्राइस मिल जाता है, उनको एग्ज़िट कर देना चाहिए और दूसरे काउंटर्स पे मूव करना चाहिए, जहाँ पे मोमेंटम उनके साइड पे हो या बेटर चार्ट्स लग रहे हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, जो भी उनका नज़रिया रहे। ठीक है, तो ये है व्यू जुबिलेंट पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें आया है राकेश कुमार जी का। इनके पास एचडीएफसी के 10 शेयर्स हैं और 1650 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अब ये इनसे संपर्क तो नहीं हो पाया कि इनकी खरीद कब की है,
एचडीएफसी में इन्होंने यहाँ पर एंट्री कब की थी, क्योंकि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि मर्जर के बाद का सिनेरियो भी बना था कंपनी के साथ में, तो एचडीएफसी में वैसे फंडामेंटल तो कोई दिक्कत है नहीं, हम बात करते रहते हैं सभी एनालिस्ट से। बट आस्था, एक बार आपसे समझना चाहेंगे एचडीएफसी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड डेट 12 जुलाई की थी। जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर्स थे, उनको अभी एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि 13 जुलाई से डिसकंटिन्यू हुई थी ट्रेडिंग एचडीएफसी में। अब 25 शेयर्स के बदले 42 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के मिलने वाले हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स के बदले। तो एक ये एडजस्टमेंट मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी, फंडामेंटल्स डिस्कस करने से पहले, क्योंकि अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कब लिए गए हैं, क्या है। तो मुझे लगता है कि जब भी लिए होंगे अपनी पोजीशन, मतलब इनको अभी तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की ही अगर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब तो वो पूरा मर्ज हो चुका है। सो ओवरऑल नतीजे एचडीएफसी बैंक के काफी अच्छे आए थे। एचडीएफसी लिमिटेड की भी अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं उस वक्त के, तो वहां पे थोड़ा सा जो लोन ग्रोथ थी वहां पे थोड़ा सा बीटअप हुआ था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एचडीएफसी लिमिटेड के भी बहुत सॉलिड है। सो उसका असर भी हमें एचडीएफसी बैंक की शेयर प्राइसेस में देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एचडीएफसी को लेकर जो भी कन्फ्यूजन थी वो भी आस्था ने आपको आसान भाषा में समझाया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे जिस पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। पूरी डिटेल्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीपीआई डेटा भी एक्सपेक्टेड है यूके और यूरोजोन की तरफ से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ जो हमें अपने रेडार पर ज़रूर रखने होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से गोल्डमैन सैक्स, आईबीएम, टेस्ला और नेटफ्लिक्स, ये सारे दिग्गज कंपनी हमारे रेडार पर रहेंगे। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो निफ्टी कंपनीज में से अर्निंग्स एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर उसके अलावा काफ़ी ऐसे दिग्गज नाम हैं जैसे कि टाटा कॉफ़ी, कैनफिन होम्स, एल&टी फाइनेंस, मैस्टेक, टाटा कम्युनिकेशंस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये सारे दिग्गज नाम फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो टाटा कम्युनिकेशन फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग प्लान्स को लेकर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग आरआईएल के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आईपीओ फ्रंट पर काफ़ी एक्शन हो रहा है। न्यू नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ को सब्सक्राइब करने का कल आखिरी दिन होगा। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करेंगे। यहाँ पर भोपाल से हमें सवाल आया है आलोक जी का, और इनके पास है धानी सर्विसेज के शेयर्स। ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है, 125 शेयर्स लिए हुए हैं, 68 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है, क्योंकि अगर इनकी खरीदारी से देखेंगे तो स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। और 2020 के आसपास की लिस्टिंग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चार्ट्स चेक करना पड़ेगा वहाँ से, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। बट थैंकफुली इनके पास क्वांटिटी इतनी नहीं थी, वरना नुकसान और बढ़ सकता था। राहुल, धानी सर्विसेज में और कितनी डाउनसाइड देख रहे हैं आप? क्या कुछ भी रिकवरी आपको चार्ट्स पर दिखाई दे रही है जहाँ से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अगर आप धानी सर्विसेज का चार्ट को देखेंगे, मंथली या वीकली चार्ट को देखेंगे, बहुत ही खराब चार्ट दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े हाल ही में ओवरसोल्ड लग रहे हैं, तो एक छोटा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। पर जब तक स्टॉक 2 बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है 36 के ऊपर, जो अभी भी 10% दूर है, कोई मोमेंटम की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल स्टॉक में। तो आई रिपीट, जब तक 36 के ऊपर 2 बुलिश क्लोजिंग्स नहीं देता है, अभी 32 चल रहा है, तब तक कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है चार्ट पे। मेरा सलाह यही होगा दर्शक को कि एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 29.20 पे या 29 पे, राउंड नंबर अगर पे 29 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस रखते हैं और होल्ड कर सकते हैं। बट अगर 29 दिख जाए, उनको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर पकड़े भी रहेंगे तो उनको उनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिलेगा, जिसका ये मतलब है उनको अपना कॉस्ट प्राइस मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूसरे स्टॉक में मूव करना ज्यादा मुनासिब रहेगा मेरे ख्याल से। हम्म
ओके, तो ये है व्यू धानी सर्विसेज पर। फिलहाल तो कोई भी रिकवरी के साइन नहीं है, नुकसान आपका बढ़ ही सकता है इसमें। तो कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का वीआईपी शेयर। और इस सेगमेंट में हम समझेंगे कमाई के कुछ बेहतरीन आइडियाज अपने एक्सपर्ट्स से। आस्था और राहुल दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। तो आस्था, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आपका वीआईपी शेयर बताइए। देखिए, सिंजीन इंटरनेशनल अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा गिरावट आता है 770 760 के जोन में, तब बढ़िया लेवल्स होंगे खरीदारी करने के। तो सिंजीन इंटरनेशनल को 770 पे खरीदना है 840 के टारगेट के लिए, और ये एक पोजिशनल कॉल है, तो उसी हिसाब से इसमें समय सीमा 1 महीने की भी रह सकती है। ठीक है। तो संजीन 840 के टारगेट के लिए, लेकिन अभी नहीं खरीदिए, थोड़ा और नीचे आया तब यहाँ पर एंट्री करने की राय होगी। 1 महीने का टारगेट आपको दे दिया गया है संजीन में। राहुल, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? तो दोनों स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट का रुख ऊपर की तरफ ही है, तो दोनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड की तरफ है। एक है एसबीआई, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। एसबीआई पे करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, 591 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 575 और टारगेट रहेगा 609। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है एसबीआई में। दूसरा एक लॉन्ग ट्रेड है बजाज फाइनेंस में, और ये थोड़ा कंडीशनल बाय है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गिरावट 7,200 के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 6940। आई रिपीट, थोड़ा सा कंडीशनल बाय है। एंट्री प्राइस 7205 है। स्टॉप लॉस होगा 6940 और टारगेट होगा 7495। तो बजाज फाइनेंस और एसबीआई दोनों लॉन्ग साइड में। ओके, तो बजाज फाइनेंस और एसबीआई, बजाज फाइनेंस कंडीशनल कॉल है, इस पर आप नज़र रखिए। और एसबीआई में भी खरीदारी करने की सलाह आपको दे दी गई है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी दोनों में आपको सुझाव दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें अहमदाबाद से आया है जिग्नेश भट्ट जी का। इनका सवाल है सोलारा फार्मा पर 200 शेयर्स 600 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। आस्था, क्या राय बन रही है आपकी सोलार फार्मा पर? देखिए, काफ़ी ऊपर के स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है और बड़ा नुकसान इनको हो रहा है, पर अभी भी इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले बार के नतीजे तो यहाँ पे निराशाजनक ही थे। तो सलाह यही रहेगी, क्योंकि अब नतीजों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें। एक बार नतीजों की समीक्षा करें नतीजे आने के बाद, और उसके बाद चाहे तो वापस से इसी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अभी तो बने रहें, क्योंकि नतीजों आने वाले हैं, नतीजों का सीज़न स्टार्ट है। अभी एग्ज़िट करने के लिए सलाह देना सही नहीं होगा, क्योंकि बड़ा नुकसान इनको हो जाएगा। तो थोड़ा-सा रुकें और नतीजों के बाद वापस से पोज़ीशन को रिव्यू करवाएँ। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू सोलारा एक्टिव पर। थोड़ा होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है, नतीजे आएंगे उसके बाद से वापस रिव्यू करने की सलाह आपके लिए। तो चलिए, ये है व्यू सोलारा एक्टिव पर। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आस्था जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय देने के लिए, अपना कीमती और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए टीना उस प्रदेश के साथ।